हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़रूरी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं और यह ज़रूरी अनिवार्य विषय है यूपीएससी के पाठ्यक्रम को समझना और यूपीएससी के पाठ्यक्रम को समझते हुए इससे पूछे गए प्रश्नों के स्वरूप को समझना, ताकि हम यूपीएससी क्रैक कर सकें। मैं संजीव शर्मा लगातार 20 वर्षों से यूपीएससी के अभ्यर्थियों को गाइड कर रहा हूं और वर्तमान में मैं आज सम्यक आईएएस एकेडमी जयपुर के मंच से आपको संबोधित कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य है कि आप यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं उसमें आपकी दिशा बहुत सही हो और आप न केवल पाठ्यक्रम की समझ विकसित करें, पाठ्यक्रम के प्रत्येक टॉपिक पर आपके पास समझे हुए नोट्स हों, बल्कि आपके पास इतना बहुत ज़्यादा एनालिटिकल अप्रोच हो, इतनी समझ हो कि आप यूपीएससी के टेढ़े मेढ़े कैसे भी प्रश्न पूछे जाएं, आप उसका उत्तर सहजता से देने में सक्षम हो। और इसके लिए ज़रूरी होता है कि जो टॉपिक दिए गए हैं पाठ्यक्रम में, उस टॉपिक की समझ और टॉपिक के अंतर्गत जो सब टॉपिक्स हैं जिसे यूपीएससी ने नहीं लिखा है, उसकी बेहतर समझ आपके पास हो। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह है कि न केवल अपने विषय की समझ हो, जैसे ज्योग्राफी के पाठ्यक्रम की समझ हो, बल्कि ज्योग्राफी के कोरिलेशंस जिन जिन विषयों के साथ हैं उनकी भी आपकी बेहतर समझ होनी चाहिए। जैसे ज्योग्राफी सीधे सीधे इन्वायरमेंट से जुड़ता है और इन्वायरमेंट का सेक्शन भी मैं आपको गाइड करता हूं ज्योग्राफी के साथ ही। पूरा का पूरा आपदा प्रबंधन ज्योग्राफी से जुड़ता है, क्योंकि बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी, भूकंप, ये सभी आप ज्योग्राफी के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। तो आपदा और आपदा प्रबंधन भी ज्योग्राफी से जुड़ता है। पर्यावरणीय समस्याएं, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन क्षरण, ऐसी जितने भी समस्याएं हैं, पर्यावरणीय प्रदूषण वगैरह, या मृदा संरक्षण, जल संकट, वाटर क्राइसिस, ये सभी जुड़ते हैं ज्योग्राफी के मूलभूत अवधारणा से, मूलभूत विषय से। इसके अतिरिक्त पेपर थर्ड में जो इकोनॉमी का खंड है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का जो एरिया है, उसका बड़ा सा सेक्शन ज्योग्राफी से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। जैसे वहाँ एग्रीकल्चर का पूरा सेक्शन, कृषि प्रतिरूप, एग्रीकल्चर पैटर्न को पढ़ना, लैंड रिफॉर्म, सिंचाई, पशुपालन, ग्रीन रेवोल्यूशन, कृषि का जितना स्वरूप है, फसलों के विभिन्न प्रकार हैं, ऐसे टॉपिक इकोनॉमी के शुद्ध नहीं होकर वह ज्योग्राफी के हैं। अतः इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट के टॉपिक के अंतर्गत पूरा ज्योग्राफी आधा डाला हुआ है। अब यदि कोई स्टूडेंट ज्योग्राफी के फर्स्ट पेपर का अध्ययन करता है, ज्योग्राफी जीएस मेंस में प्रथम पत्र में मेंशन है। प्रथम पत्र में हिस्ट्री, सोशल इश्यूज के साथ ज्योग्राफी का खंड है, जिसमें विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, इकोनॉमिक, आर्थिक भूगोल और कुछ आपदाओं को भी अलग से लिख दिया गया है। ठीक, जो ये पूरे के पूरे खंड हैं, इससे आपके जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कई प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे फिजिकल ज्योग्राफी से होते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से होते हैं या इंडियन ज्योग्राफी से होते हैं। लेकिन कई प्रश्न इसमें ऐसे पूछे जा रहे हैं जो आपको पेपर थर्ड के इकोनॉमी से, पेपर थर्ड के इन्वायरमेंट से, डिजास्टर से जोड़ करके पूछे जा रहे हैं। अतः जब तक कोई छात्रा, कोई अभ्यर्थी इस सिलेबस को समझते हुए सिलेबस के अन्य टॉपिक के साथ इंटररिलेशन अगर स्थापित करने में सक्षम नहीं है, तो वह यूपीएससी से बहुत दूर हो जाता है। और हिंदी माध्यम में असफलता का सबसे बड़ा कारण यही है कि मुख्य परीक्षा में, प्रीलिम्स की बात मैं नहीं कर रहा, फिलहाल मुख्य परीक्षा में जो बच्चा मेंस दे रहा है, जिसे क्वालिफाई भी किया, उसका आंसर राइटिंग इसलिए बेहतर नहीं है क्योंकि उसके पास कोरिलेशन के साथ, अंतर संबंधों के साथ जो समझ बनानी चाहिए, जो कंटेंट आने चाहिए, जो तथ्य आने चाहिए, उस पर उसकी पकड़ नहीं हो पाई। क्योंकि पढ़ते समय उससे पाठ्यक्रम को अलग अलग तोड़ के तो पढ़ा, लेकिन पाठ्यक्रमों को जोड़ने की कला उससे डेवलप नहीं की। मैं अन्य विषयों के साथ भी ऐसा कह सकता हूं। लेकिन जैसे अब पिछले साल 2018 में जो मुझे ध्यान आ रहा है, हो सकता है वर्ष इधर उधर हो,
पूछा गया पेपर फर्स्ट में दक्षिण चीन सागर की भू राजनीति। अब बताइए, दक्षिण चीन सागर की भू राजनीति, आप तो बोलेंगे जियोपॉलिटिक्स जो है आईआर का विषय है, लेकिन ज्योग्राफी का भी विषय है। तो दक्षिण चीन सागर की भू राजनीति फर्स्ट पेपर में पूछा गया। फिर पूछा गया उत्तरी ध्रुव जो आर्कटिक सागर के संसाधनों में भारत अपना क्या हित देखता है। अब बोलिए, आर्कटिक सागर का जियोपॉलिटिक्स जो है वो एक अलग सेक्शन है, लेकिन अलग नहीं है ना कि पूरी की पूरी जियोपॉलिटिक्स भू राजनीति इकोनॉमी बेस्ड तो है, इकोनॉमी ही तो आधार है। दक्षिण चीन सागर हो, चाहे वह सी पेक हो, चाहे वह आर्कटिक सागर का विवाद उत्पन्न हो रहा हो या हिंद महासागर का विवाद उत्पन्न हो रहा, मीन्स चाहे डोकलाम का क्षेत्र हो, कहीं भी आप चले जाइए, पूरा का पूरा मुख्य उद्देश्य आर्थिक होता है और आर्थिक के साथ ही सामरिक गतिविधियां जुड़ जाती हैं, राजनयिक कूटनीतिक गतिविधियां तीव्र हो जाती हैं। मीन्स कि प्रश्न का जो स्वरूप है उसको बच्चा यदि समझने का प्रयास करेगा तभी यूपीएससी में अच्छे अंक को ला पाने में सक्षम होगा। जहाँ तक ज्योग्राफी की बात है, इसमें इतनी व्यापकता है, इतना संदर्भ है, इतना एनालिसिस है कि अगर कोई बच्चा ज्योग्राफी को वास्तविक अर्थ में समझ पाने में सक्षम है, जैसे विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, आर्थिक भूगोल, ये सभी बहुत बेसिक टॉपिक हैं। इस टॉपिक के आधार पर ही आप इकोनॉमी के साथ इसे जोड़ते हैं, आप इसे पॉलिटी के साथ जोड़ते हैं, जियो पॉलिटिक्स के साथ जोड़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के साथ जोड़ते हैं, आप आतंकवाद के साथ जोड़ते हैं। आतंकवाद भी पूछा गया फर्स्ट पेपर में और वो ज्योग्राफी के अंतर्गत था, लास्ट क्वेश्चन से वो। आप सोशल इश्यूज भी कह सकते हैं। सोशल इश्यूज के टॉपिक ज्योग्राफी से जुड़े हुए बहुत ज्यादा, चाहे अर्बनाइजेशन हो, पॉपुलेशन हो, संस्कृति हो। तो अगर कोई बच्चा सही में ईमानदारी से तैयारी करता है, तो मैं अगर अपने खंड की बात करूं तो ज्योग्राफी पढ़ते हुए वो सोशल इश्यूज को कवर कर सकता है। ज्योग्राफी पढ़ते हुए और वो सोशल इश्यूज भी पढ़ेगा और सोशल इश्यूज के साथ कोरिलेशन बनाएगा, ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमी का, ज्योग्राफी के साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ज्योग्राफी के साथ डिजास्टर, ज्योग्राफी के साथ इंटरनेशनल रिलेशन, ज्योग्राफी के साथ जियोपॉलिटिक्स, भारत पाकिस्तान सीमा विवाद जैसे प्रश्न। पूछा गया एक प्रश्न मेंस में कि भारत और की सीमाओं के संदर्भ में जो प्रबंधन है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक बाधाएं वहाँ के प्रबंधन को चुनौती दे रही है। तो किस प्रकार सीमा प्रबंधन किया जाए। अब देखिए, बॉर्डर मैनेजमेंट एक शब्द आया, तो सीमाओं की जब तक समझ नहीं होगी तो इंटरनेशनल बाउंड्री क्या है, इंटरनेशनल बाउंड्री के निर्धारण के नियम क्या है, रूल्स कहाँ हैं, क्या है, क्या जीएस के किसी पेपर में पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता। सीमा विवाद पढ़ाया जाता नहीं, सीमा निर्धारण के नियम नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। तो अगर ज्योग्राफी विषय कोई पढ़ता है बच्चा, तो केवल पर्वत पठार मैदान तक उसकी सीमाएं नहीं हैं। पर्वत पठार मैदान, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, ये सब तो पढ़ना ही है, चक्रवात, प्रति चक्रवात जैसे टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन साथ ही साथ उसे अप्लाइड करना है, उसे एप्लीकेशंस के फॉर्म में चेंज करते हुए, एनालिसिस करते हुए, इंटररिलेशन स्थापित करते हुए पूरा का पूरा इकोनॉमिक खंड से, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, डिजास्टर, सोशल इश्यूज और इंटरनेशनल रिलेशन से जोड़कर देखना है। अगर कोई बच्चा इस तरह का कोरिलेशन डेवलप करने में सक्षम है, पूरा रिसोर्स है शामिल ज्योग्राफी के अंतर्गत, रिसोर्स की समझ है, पारंपरिक ऊर्जा, गैर पारंपरिक ऊर्जा, सेल गैस, समुद्री संसाधन, महाद्वीपीय संसाधन, उसका महत्व, सी फूड, बहुत एक कह सकते व्यापक क्षेत्र है। तो अगर ज्योग्राफी को सेंटर में रख करके, कोर में ज्योग्राफी को रख करके और बाकी विषयों को पढ़ा जाए और ज्योग्राफी से सबका कोरिलेशन बनाया जाए और हर विषय को पढ़ते समय ज्योग्राफी से कोरिलेट किया जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े सेक्शन पे किसी विद्यार्थी की पकड़ बन जाएगी और इसे हम पाठ्यक्रम और क्वेश्चंस के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मैंने यहाँ 2 वर्ष का क्वेश्चन लिया है, अब सिलेबस से बात करूंगा। 2 वर्ष का क्वेश्चन लिया है। सन 2013 में जब पैटर्न चेंज हुआ सिविल सेवा का, तो पहली बार जो क्वेश्चंस आया, हमने मेंस का वो क्वेश्चन लिया, 2019 का क्वेश्चन लिया। और आप देखिए 2013 के प्रश्न और 2019 के प्रश्न में कितना बड़ा डिफरेंस है। और बच्चा ये सोचता है कि मैं जो पढ़ के गया सीधे सीधे क्यों नहीं आया। अगर एग्जाम यूपीएससी का इतना आसान हो जाए कि आप जो पढ़ के जाते हैं सीधे सीधे आएगा, तो बताइए एक बेहतर प्रशासक राष्ट्र को मिल पाएगा क्या? नहीं ना। मैं हमेशा कहता हूं कि सिविल सेवा एग्जाम जो है वह योग्यतम से भी योग्यतम के चयन की प्रक्रिया है, चयन का एग्जाम है। अर्थात हमें योग्य लोग नहीं चाहिए, हमें योग्यतम में से भी योग्यतम लोग चाहिए, ताकि हम राष्ट्र के प्रशासनिक कार्यों को
और राष्ट्र के आर्थिक विकास को, सामाजिक सांस्कृतिक विकास को जो भी दायित्व है प्रशासकों के ऊपर, उन दायित्वों का निर्वहन बहुत बेहतरीन तरीके से करवाया जाए, अर्थात कार्यपालिका अपने कार्यों को बहुत शानदार तरीके से करे। हमारी तैयारी यह है, सिविल सेवा अब यह सोच रहा है, इसलिए पैटर्न उसके थोड़ा बेहतर होते जा रहे हैं। बेहतर, खराब नहीं, टफ नहीं होता कुछ भी। बेहतर का मतलब एनालिटिकल होते जा रहे हैं, समझ पर आधारित होते जा रहे हैं। हम तथ्य को उतना ही पढ़े, न्यूमेरिकल फैक्ट उतना ही पढ़े जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बने और जो हमारी कहानी को क्रिएट करने की कोशिश करे। बच्चे एक और बात बोलते हैं, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उत्तर लेखन कैसे करें। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लोग चलाते हैं। मैं एक बात कहता हूं, उत्तर लेखन कैसे करें यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके दिमाग में टॉपिक है या नहीं, आपको पता है या कि नहीं कि साइक्लोन कैसे उत्पन्न होता है, आपको पता है कि नहीं साइक्लोन आपदा प्रबंधन में कैसे बदल जाता है, आपको पता है कि नहीं कि साइक्लोन आपदा प्रबंधन के लिए भारत की तैयारियां क्या क्या हैं। एग्जाम्पल्स दीजिए कि हम कैसे आपदा प्रबंधन करने में सक्षम हुए और कब से सक्षम हुए। ठीक ऐसे ही सबकी बात करेंगे। यह है ज्योग्राफी, यह है यूपीएससी। बात ज्योग्राफी की नहीं, यूपीएससी की हो रही है। तो हमारे पढ़ने के तरीके को भी बदलना होगा और आप उसे मैं पाठ्यक्रम के माध्यम से और कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा संक्षिप्त में। बहुत लंबा चौड़ा मैं डायलॉग नहीं देने जा रहा, क्योंकि बहुत बोलने से भी बात ज़्यादा समझ में नहीं आती। आप सीधे सीधे सिलेबस समझिए और फिर सोचिए कि हमें इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए और ये टॉपिक कहाँ कहाँ किस टॉपिक से जुड़ रहा है। फिर क्वेश्चंस के पैटर्न देखिए और फिर सोचिए कि भाई कितने टॉपिक को मिलाकर एक क्वेश्चन क्रिएट किए जा रहे हैं। तो क्या हमें पढ़ते समय एकांगी रहना है, क्या एक विषय को अलग से पढ़ना है केवल, कि एक विषय को पढ़ते हुए हम सब विषय को अलग अलग पढ़ते जरूर है, नहीं पढ़ते समय भी यदि कोरिलेशन स्थापित हो रहा हो तो हम स्थापित करते जाएंगे और बाद में हम जब विभिन्न विषयों को पढ़ लेते हैं तब तो कोरिलेशन स्थापित करना हमारे लिए और भी आसान होता है। यह कार्य करेंगे तो आपका मेंस भी होगा और आप निबंध भी अच्छा लिखेंगे, साक्षात्कार में भी आप बेहतर कार्य कर पाएंगे। स्वाभाविक इतना बच्चा जो पढ़ेगा प्रीलिम्स उससे नहीं छूट सकता। प्रीलिम्स तब छूटता है जब बच्चे ये सोचते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी अलग है, मेंस की तैयारी अलग है। बच्चे ये सोचते हैं कि प्रीलिम्स पास करेंगे तब तो मेंस देंगे, और ये एक बड़ा सा दुष्प्रचार धीरे धीरे होता जा रहा है कि प्रीलिम्स की तैयारी करो पहले, तब मुख्य परीक्षा की तैयारी करो। मैं देखता हूं कि लोग अपने अपने मंच से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि प्रीलिम्स होगा तब तो मेंस होगा। और मैं कहता हूं जब तक कंप्लीट कोर्स पे आपकी पकड़ नहीं होगी प्रीलिम्स नहीं होगा। अगर प्रीलिम्स हो भी गया, कुछ क्वेश्चंस आपने गलती से सही कर लिए, तो आपका मेंस नहीं होगा। तो एक सब्जेक्ट पढ़िए, कोरिलेशन के साथ पढ़िए और सब्जेक्ट के फैक्चुअल चीज़ों को अगर लिस्ट बनाइए, कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को दिमाग में रखिए, फैक्ट को बार बार रिवाइज कीजिए और कॉन्सेप्ट तो कभी आप भूल नहीं सकते। अपडेट रहिए और अपडेशन के लिए आपको डे टू डे यदि कोई घटना घटित होती है तो आप उसके साथ जुड़े रहिए। जैसे कल ही संसद में कृषि मंत्री की तरफ से यह बयान आया, उन्होंने भी बात रखी कि इस वर्ष भले ही समस्याएं बहुत रहीं लेकिन हमारा खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पे गया, लगभग 30 करोड़ टन। 30 करोड़ टन के रिकॉर्ड स्तर पे हमने उत्पादन प्राप्त किया है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इस पर चर्चा शायद अभी शुरू नहीं हुई है, मैंने शुरू कर दी। मैंने इसे अपने भूगोल के पाठ्यक्रम में शामिल भी कर लिया और हमने पढ़ाना भी शुरू कर दिया। इस लॉकडाउन के पीरियड में भी मैंने ये कोशिश की कि जितने अपडेट हो सकते हैं अपडेट हुइए, और यदि ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं तो उसमें आप बेहतर से बेहतर अपने आप को प्रस्तुत कीजिए, विषय को प्रस्तुत कीजिए। आपको भी यही करना है। करंट कोई अजूबा नहीं है, हमारे लिए जो नया है आपके लिए भी नया है। यदि कोई घटना नहीं घटती है तो मैं भी सुनूंगा, आप भी सुनेंगे। विषय जो अब तक है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। इसके बाद जो घटना घटेगी, जैसे साइक्लोन अगर निसर्ग आया तो हमने भी सुना इसका नाम निसर्ग है, आपने भी सुना, आपने यूज कर लिया। कोई नया साइक्लोन आएगा तो न्यूज में आएगा, आप भी सुनोगे, हम भी सुनेंगे। तो फिर मेरी जरूरत आपको वहां कहां है? मेरी जरूरत ही साइक्लोन है क्या, साइक्लोन कैसे उत्पन्न होते हैं, किन किन क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं तो बंगाल की खाड़ी में क्यों ज्यादा उत्पन्न होते हैं? ऐसे सवाल भी पूछे गए कि साइक्लोन उत्तरी गोलार्ध में ही अधिक उत्पन्न क्यों होते हैं। नहीं, पूछने का तरीका क्या था कि बंगाल की खाड़ी, कैरिबियन सागर और दक्षिण चीन सागर में ही उष्ण चक्रवातों की सर्वाधिक सक्रियता के कारणों को समझाएं।
अब ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल आंसर है इसका। यदि बच्चे को पता है कि ITCZ ही उष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति का आधार है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन के क्षेत्र में लो प्रेशर सेंटर के डेवलप होने के साथ मुख्यतः उत्पन्न होती हैं, और वो भी सागरों की सतह पर। टॉर्नेडो जैसे कुछ साइक्लोन जो हैं जो स्थलीय भागों में उत्पन्न होते हैं। अब ITCZ गर्म क्षेत्र है जो वर्ष में अधिक समय तक उत्तरी गोलार्ध में बना रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की अधिकता है, महाद्वीप और महासागरों के वितरण की बहुत विषमता है, सागर क्षेत्र जो है स्थलीय भागों से घिरे हुए हैं, अतः सागरीय क्षेत्रों का तापमान भी वहाँ अधिक हो जाता है। तो वहाँ अधिक तापमान के क्षेत्र अधिक समय तक वर्ष में बने रहते हैं। स्वाभाविक है जहाँ अधिक तापमान के क्षेत्र अधिक समय तक वर्ष में बने रहेंगे, ITCZ वहाँ अधिक डेवलप है, तो लो प्रेशर सेंटर वहीं ज़्यादा बनेंगी, तो स्वाभाविक है साइक्लोन भी वहीं ज़्यादा आएंगे। अब यदि कुछ खाड़ियों का नाम दे दिया है, कुछ सागरों का नाम दिया गया कि यहाँ क्यों उत्पन्न होते हैं, तो आप देखिए कि ऐसे क्षेत्र जो हैं लैंड से ज़्यादा घिरे हुए हैं, लैंड लॉक्ड हैं लगभग। पूरा लैंड लॉक्ड होगा तो समुद्र का क्षेत्र ही नहीं कहा जाएगा, वो ओपन सी लैंड लॉक्ड पूरा नहीं हो सकता, नहीं लगभग लैंड लॉक्ड हैं और स्थलबद्ध हैं, तीन तरफ से घिरे हुए हैं लगभग। और साथ ही साथ यहाँ तापमान तो अधिक है ही, और ये सब महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भागों में है जहाँ सर्वाधिक साइक्लोन उत्पन्न होते हैं। और महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भागों में व्यापारिक पवनों के कन्वर्जन की दशाएं ज़्यादा अनुकूल होती हैं, और ट्रेड विंड के कन्वर्जन की स्थिति से ITCZ बनता है, और ITCZ में जो लो प्रेशर सेंटर बनता है तो वहाँ साइक्लोन की उत्पत्ति होती है। अब देखिए ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। एक साइक्लोन पढ़ाने वाला जो टीचर है या जो छात्र है, कोई ज़रूरी कि टीचर ही आपको पढ़ा रहा हो, आप खुद भी तो पढ़ते हैं, मैंने भी खुद ही पढ़ा था। तो आप जब पढ़ते हो तो आपको पता है साइक्लोन के बारे में, अगर ढंग से पता है तो आपको ये भी पता है कि कहाँ अधिक उत्पन्न होते हैं, तो आपको पता है कारण। जब कारण पता है तो UPSC ने आपसे अगर पूछ लिया 3 जगह का नाम लेकर कि यहाँ क्यों उत्पन्न होते हैं अधिक, तो आपके पास जवाब था। आंसर IT कहाँ आ गई? आपको आता है तो जवाब दोगे, नहीं आता है तो जवाब नहीं दोगे। हाँ, जवाब देने के लिए आपको अपनी भाषा पे पकड़ होनी चाहिए। तो आप बोलेंगे भाषा पे पकड़ ही तो नहीं होती। जब भाषा पे पकड़ नहीं होती तो आपने जिस भाषा का चयन किया है माध्यम के लिए, तो आपकी अपनी भाषा है ना, तो पकड़ तो होनी चाहिए। उस पर आप बातचीत करते हैं, उसमें सपने देखते हैं, उस पर गीत गाते हैं, उस पर फिल्में देखते हैं, तो आपको अपनी भाषा पर पकड़ होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो क्या आपकी क्षमता है कि आप भाषा बदल सकें? तो भाषा बदलिए। तब आप बोलेंगे जब अपनी भाषा में पकड़ नहीं है तो दूसरी भाषा पे कैसे हो सकती है? तो उपाय क्या है? अपनी भाषा को समृद्ध कीजिए। अगर आप हिंदी में दे रहे हैं तो हिंदी को मजबूत कीजिए, अगर अंग्रेजी माध्यम से दे रहे हैं तो अंग्रेजी को मजबूत कीजिए। जिस भी माध्यम से आप एग्जाम में बैठ रहे हैं आपको उस माध्यम को मजबूत करना होगा, अर्थात अपनी भाषा पे पकड़ तो बनानी होगी कि धारा प्रवाह अपनी बातों को लिख सके। जो दिमाग हमें आदेश दे रहा है, जो दिमाग में नॉलेज आ रही है, जो प्रश्न पूछा जा रहा है, उसका फॉर्मेट दिमाग में हुआ और हमने आंसर शुरू कर दिया। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादातर शिक्षक आज भी फॉर्मेटिंग करवाते रहते हैं, और फॉर्मेटिंग करवाते हुए वो भूमिका, इंट्रोडक्शन जैसे शब्दों का आज भी प्रयोग कर रहे हैं। ये पूर्णतः सुसाइडल है। क्यों सुसाइडल है? आपको जब फॉर्मेट करके पढ़ाया जाता है, क्वेश्चंस का फॉर्मेट करके पढ़ाया जाता है, तो आप एकदम बंध जाते हो, आप रटने जैसे ज्ञान की ओर बढ़ जाते हो। और रट कर कोई UPSC नहीं करता। क्वेश्चंस पूछने का तरीका थोड़ा बदला, शब्द थोड़े बदल गए, आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट बेकार हो गया। और UPSC कभी भी सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, शब्दों का हेर फेर करेगा। जैसे क्वेश्चन पूछा गया, पूर्वी भारत में हरित क्रांति की असफलता के कारणों को बताएं। आंसर हम लिखेंगे। दूसरा पूछा गया UPSC में ही कि उर्वर जलोढ़ मृदा होने के बावजूद हरित क्रांति पूर्वी भारत से बचकर निकल गई, कैसे क्यों समझाएं? निकल गई, टिप्पणी करें। अब बोलिए, दोनों क्वेश्चन एक ही है लेकिन आंसर लिखने का तरीका दोनों का अलग अलग होगा ना। यदि आपने फॉर्मेट करके पढ़ा है, रट के गए हैं आप, तो आप पहले वाले प्रश्न का उत्तर दे देंगे कि पूर्वी भारत में हरित क्रांति क्यों असफल रही, कारण गिना देंगे आप। लेकिन दूसरे प्रश्न के उत्तर में आपकी भाषा का महत्व बढ़ गया ना। आप जब तक भाषा से नहीं खेलोगे, आप जब तक अपने विषय से नहीं खेलोगे, शब्दों को से जो खेलता है वही वाक्य बुनता है, जो वाक्य बुनता है वही अपने नॉलेज को कागज़ पर उतारता है, और उसी के आंसर राइटिंग सही मानी जाती है, अर्थात तो मार्क्स मिलता है। तो थोड़ा बदलना होगा आपको, थोड़ा सोचना होगा कि पढ़ने का तरीका क्या है। जो लोग जीत रहे हैं जंग,
वो ऐसे ही हैं, और जो हार रहे हैं उनको सोचना होगा कि मेरे हार का कारण क्या है। चलिए, मैं आपके साथ हूँ। मैं संजीव शर्मा सम्यक आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आपको गाइड कर रहा हूँ, और मैं आपको आमंत्रित करता हूँ आप ज़रूर जुड़िए हमारे साथ जयपुर में, और ऑनलाइन क्लासेस में आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए मैं सिलेबस पे थोड़ी सी बेसिक्स बात शुरू करता हूँ। यूपीएससी भूगोल के पाठ्यक्रम अभी मैं फर्स्ट पेपर का लेकर के आया हूँ। सॉरी, प्रारंभिक परीक्षा जो है इसमें विश्व और भारत का भूगोल, बच्चे ने टाइपिंग मिस्टेक की है, देखिए अब हमारा ध्यान चला गया विश्व एवं भारत का भूगोल। इसमें प्रारंभिक परीक्षा में पाठ्यक्रम जो है बहुत कम लिखा हुआ है सभी विषय के, तो आपको तय करना होता है कि हम क्या पढ़ें। जैसे भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, सब कुछ बोल दिया गया। इसमें फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ना है, सोशल ज्योग्राफी पढ़ना है, और इसमें फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट बहुत ही बड़ा है, अर्थात आपको पूरा भूगोल पढ़ना है। मीन्स कि आप जब तक मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं करेंगे आप प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को कवर नहीं कर सकते। तो मुख्य परीक्षा में एक टॉपिक का अध्ययन करते हुए वहीं पे आपको न्यूमेरिकल फैक्ट और वहीं पे आपको कॉन्सेप्चुअल फैक्ट दोनों को ध्यान में रखना होगा। जनरली लोग फैक्ट का मतलब समझते हैं कि ऐसे तथ्य जो रटे जाते हैं। मैं कहता हूं फैक्ट दो तरह के होते हैं, एक न्यूमेरिकल फैक्ट, एक कॉन्सेप्चुअल फैक्ट। न्यूमेरिकल फैक्ट जो नंबर हो, नाम हो, जिसे याद करना है, डेटा हो। कॉन्सेप्चुअल फैक्ट जो कहानी हो, एनालिसिस हो। अच्छा, जो डेटा के आधार पर जो हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं, जो कहानी गढ़ते हैं, वह है कॉन्सेप्चुअल फैक्ट। अतः फैक्ट को आप केवल न्यूमेरिकल या रटने वाली बात नहीं कह सकते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां सिलेबस संक्षिप्त यहां भी दिया हुआ है, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषता। अब भौतिक भूगोल बोलने का मतलब हो गया एक बड़ा सा खंड। इस भौतिक भूगोल में अगर आप देखें तो इस भौतिक भूगोल में केवल हम चलें तो क्या क्या टॉपिक कवर होता है। बेसिक टॉपिक भौतिक भूगोल में ही भूआकृति विज्ञान, और आप देखेंगे कितने सवाल इससे लगातार 2013 के नए सिलेबस के बाद पूछे जा रहे हैं। जलवायु विज्ञान, लगातार यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। समुद्र विज्ञान, ठीक, मृदा संसाधन भी है, आप चाहें तो विश्व की मृदा भी इसके साथ पढ़ सकते हैं। ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी, और सभी टॉपिक के अंतर्गत काफ़ी सब टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे भूआकृति विज्ञान में आप भूआकृति समझेंगे, पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना समझेंगे, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 2013 में, प्लेट विवर्तनिकी पढ़ेंगे जहाँ से अब तक 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, आप भूकंप पढ़ेंगे, पर्वत पढ़ेंगे, ज्वालामुखी पढ़ेंगे, सुनामी पढ़ेंगे, भ्रंशन पढ़ेंगे। तो ऐसे कई टॉपिक आप इसके साथ पढ़ते हैं। जलवायु विज्ञान में यहाँ से कई प्रश्न लगातार आए हैं। जलवायु विज्ञान में मौसम और जलवायु को समझेंगे, वायुमंडल की संरचना को समझेंगे, तापमान का पूरा कॉन्सेप्ट, और तापमान से ही मुझे जो ध्यान आ रहा है विगत कुछ वर्षों में 2 प्रश्न तो अभी भी याद आ रहा है। एक तो पूछा गया तापीय व्युत्क्रमण और इसके महत्व को बताएं। तापीय व्युत्क्रमण क्या है? सतह पे कम तापमान, ऊंचाई पे अगर अधिक तापमान हो जाए तो हम इसे उत्क्रमण कहते हैं, व्युत्क्रमण कहते हैं, प्रतिलोमन कहते हैं। पर्वतीय समीर, घाटी समीर के साथ ऐसा होता है जब घाटी समीर और पर्वतीय समीर की स्थिति उत्पन्न होती हैं, और भी कई दशाएं हैं जहां तापीय व्युत्क्रमण उत्पन्न होते हैं। अभी मेरा उद्देश्य आपको पढ़ाना नहीं है। तो अगर पर्वतीय समीर बच्चा ने पढ़ा है तो उसको पता है कि पर्वतीय समीर से प्रातः काल की स्थिति ऐसी होती है कि घाटी में तापमान कम हो जाता है, पाला बढ़ता है, और घाटी के मध्यवर्ती ढालों में तापमान बढ़ जाता है, बढ़ा हुआ रहता है, जो तापीय व्युत्क्रमण है। और इसी कारण घाटी के मध्यवर्ती ढालों पर फलों की खेती की जाती है, और भी कई लाभ है। मतलब आपने पढ़ा, एग्जाम्पल कहीं और पढ़ा, पवन पढ़ रहे हैं कहीं और, तापीय व्युत्क्रमण पढ़ रहे हैं तापमान में, और पवन पढ़ते समय आपने वहाँ तापीय प्रतिलोमन की दशा भी देखी। अब एक स्मार्ट बच्चा क्या करेगा? उसको याद है, केवल परिभाषा पढ़ के नहीं गया था, उसे पता है तापीय प्रतिलोमन हमने कहाँ कहाँ और पढ़ा है, हम सबको जोड़कर हमने एक आंसर बना दिया। ये है कला। आपको ये मेमोरी और ये अभ्यास से
ही हो सकता है। अभ्यास अच्छा हो और आपको एक साथ पूरा विषय याद रहे, एक साथ पूरा सिलेबस याद रहे। केवल एक साथ ज्योग्राफी आपको याद नहीं रखना है, बल्कि एक साथ ज्योग्राफी, इकोलॉजी, सोसाइटी, डिजास्टर, इकोनॉमी, सबको एक साथ याद रखना है। तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। केवल ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स जो बेसिक ज्योग्राफी कहलाते हैं उसको याद रखकर आप ना तो ज्योग्राफी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ना तो इकोनॉमिक्स के कर पाएंगे। ऐसे जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाएंगे जब उनकी ज्योग्राफी अच्छी हो। नहीं तो जीडीपी, एनएनपी से क्वेश्चंस नहीं आते, प्रतिभूति शेयर बाजार से क्वेश्चंस नहीं आते। अब दिखा दीजिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस वहां इकोनॉमी में भी तभी आप सॉल्व करेंगे जब आपका ज्योग्राफी अच्छा होगा, क्योंकि पूरा का पूरा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं और वह इकोनॉमी वाले खंड के लोग अवॉइड करते हैं, उतना डेप्थ में नहीं जा पाते, एग्रीकल्चर पैटर्न नहीं पढ़ा पाते। पढ़ाते हैं तो अच्छी बात है, दिक्कत होती है और पढ़ाना चाहिए। इकोनॉमी का टीचर को ज्योग्राफी आना चाहिए, ज्योग्राफी के टीचर को इकोनॉमी आना चाहिए, तब आपके साथ वो न्याय हो पाएगा, अन्यथा न्याय नहीं हो पाता। आपको कृषि की सभी परियोजना भी पढ़नी है, कृषि बिल 2020 में जो अभी पारित हुआ वो भी पढ़ना है। आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। हाँ, फालतू चीज नहीं पढ़ेंगे, फालतू बहुत सारी कहानियों को हम छोड़ेंगे, किताबों के बहुत सारे अनावश्यक तथ्यों को छोड़ेंगे, पुराने थ्योरीज को छोड़ेंगे, लेकिन जो है और जो आगे होने वाला है यही तो आपका विषय है। ये ध्यान रखना है आपको। यूपीएससी हमेशा संभावनाओं को ढूंढती है, वर्तमान और संभावनाओं। अतीत से हम वही चीज उठाते हैं जो वर्तमान और भविष्य को निर्धारित करती है, अन्यथा अतीत की घटनाओं को यूपीएससी ने पूछना छोड़ दिया है। अतीत की वैसे ही घटनाओं को पूछा जाता है जो वर्तमान से और भविष्य से जुड़ा हुआ है और जिसकी कहीं न कहीं प्रासंगिकता बनी हुई है। ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे मैं ज्योग्राफी की एक बात करता हूं, आप ज्योग्राफी कोई भी एक बुक उठाइए फिजिकल ज्योग्राफी की, आपको पहले ही दूसरे चैप्टर में इतनी सारी फालतू चीजें लिखी हुई मिलेगी और आप परेशान हो जाएंगे। जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत, उसे 12-13 सिद्धांत लिखे हुए, 18-20 सिद्धांत लिखे हुए। कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि केवल बिग बैंग थ्योरी पढ़ना है और कोई भी मान्यता प्राप्त नहीं है। अब बच्चा सब रटता है और कोई काम नहीं आता है। ठीक ऐसे ही महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के सिद्धांतों में जाएंगे तो आपको इतना सारा थ्योरी मिलेगा। लोथियन ग्रीन की परिकल्पना, डेली का स्थल सेतु सिद्धांत। नहीं पढ़ना है बच्चों, आपको पढ़ना है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और आपको पढ़ना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और इसके बाद आप आगे बढ़ जाइए। नासा का अभियान, अभी वर्तमान में प्लेट टेक्टोनिक को लेकर नवीन जो सूचनाएं हैं उस पर आइए ना, ये आपका काम है। पुराने थ्योरी नहीं पढ़ने, ये ध्यान रखना है आपको। यूपीएससी हमेशा आगे देखता है, नवीन क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चन से दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ बहुत बड़ा खंड है। जलवायु विज्ञान से पूछा गया कि विश्व के अधिकांश गर्म मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय भागों में 20 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं, क्यों? ऐसे सवाल पूछा गया। नगरीय उष्मा द्वीप, अर्बन हीट आइलैंड के बनने के कारणों को समझाएं। यहां भी लोग मिसकंसेप्शन से जुड़े हुए हैं। अर्बन हीट आइलैंड को लोग क्या कह देते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के बीच जो नगर है वह गर्म हो जाता है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ कंक्रीट की इमारतें हैं, वहाँ जीवन शैली अलग है, मशीनीकृत जीवन है, परिवहन प्रणालियाँ हैं, अतः वहाँ ज़्यादा तापमान हो जाता है और कंक्रीट की इमारतें, कोलतार की सड़कें तापमान को एब्जॉर्ब करती हैं और वह हिट हो जाता है, उसे हिट आइलैंड कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट सही है, इसे नगर हिट होता है, नगर गर्म हो जाता है, लेकिन पूरे नगर को हिट आइलैंड नहीं कहते। अर्बन हिट आइलैंड नगर के बीच में कहीं भी स्थित कोर एरिया होता है, हर्टलैंड होता है, जो नगर के प्रशासनिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यवसायिक केंद्र के रूप में होता है, जहां ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं। विकसित देशों में ऐसे पाए जाते हैं। भारत में सीबीडी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहते हैं ऐसे कोर एरिया को। तो जब वो एरिया ज्यादा गर्म होता है क्योंकि वहां इमारतें बहुत ऊंची ऊंची हैं और ज्यादा कंक्रीट है, वहां खुले स्पेस कम है, तो उसे हीट आइलैंड कहते हैं। तो अब देखिए, अगर अर्बन हीट आइलैंड बच्चे लिख कर आए, अच्छे से टीचर्स ने गलत पढ़ाया गलत, मैं जानता हूं ना। अब बच्चे लिख कर आए, बहुत खुश है कि मैंने तो गांव बनाया, बीच में नगर बनाया, नगर को हीट आइलैंड कह दिया। मेरे जैसा व्यक्ति जब ये जान रहा है कि अर्बन हीट आइलैंड पूरा अर्बन एरिया को नहीं कहते, उसके कोर एरिया को कहते हैं, तो जो वहां कॉपी चेक कर रहा है, जिसे क्वेश्चन सेट किया, वो तो जान रहा है ना। आप बताओ, जिसे क्वेश्चन सेट किया उसे तो सब कुछ पता है, भले ही उसे बहुत कुछ नहीं पता हो, लेकिन जिस क्वेश्चन को उसने सेट किया उस क्वेश्चन का आंसर उसे पता है, तो वह उसका आंसर
फॉर्मेट करके देगा ना कॉपी जांचने वाले को, ये कहानी है। क्वेश्चन सेटर कोई और होता है, जांचने वाला कोई और होता है। नहीं, जो क्वेश्चन सेट करता है, वह जो क्वेश्चन सेट कर रहा है उसका आंसर तो जान रहा है ना। क्या आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हो जो आपको नहीं पता है, लेकिन मैं आपसे वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता जो मुझे नहीं पता है। एक शिक्षक कभी विद्यार्थी से अपने विषय में वह सवाल नहीं करता जो शिक्षक को नहीं पता है, लेकिन एक विद्यार्थी वो सवाल कर सकता है जो उसको नहीं पता है। तो यहां शिक्षक कौन हुआ? यूपीएससी ना। यूपीएससी ने सवाल किया और आपका जवाब चाहिए, तो क्या यूपीएससी ऐसा सोचेगा कि जो हम नहीं जानते हैं वो बच्चे जाने? मींस यूपीएससी को पता है, क्वेश्चन सेटर को पता है, और वो उसको फॉर्मेट करके दे रहा है। तो आपने तो अरविंद हिट आइलैंड पूरा गलत लिख दिया ना, तो नंबर कितना मिला? 0 नंबर। यूपीएससी कभी भी आपकी गलत कॉन्सेप्ट पे थोड़ा नंबर भी नहीं देता। कॉन्सेप्ट गलत है मीन्स 0। आप फ्लाइट के अभिमान चालक हैं और आपने अभिमान ने उड़ा दिया, अभिमान चलाने आता है तो आप जाके गिरा देते हो, नंबर मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे हमने इतनी दूर तो उड़ाया था, गिराने से क्या हो गया, मैंने उड़ा के तो दिखाया। यूपीएससी कहता है कि आप टेक ऑफ जितनी सावधानी से, खूबसूरती से करते हो, उड़ान भी वैसे करते हुए आपको लैंडिंग भी उतनी ही शानदार तरीके से करनी है। अगर जिस बच्चे ने टेक ऑफ करना सीख लिया, लैंडिंग करना सीख लिया, उसका आंसर राइटिंग शानदार होता है। उसको मैं बोल रहा हूं कि वह 10 में से 6, 7, 8 कुछ भी नंबर प्राप्त कर सकता है। आप मेरे साथ जुड़िए, मैं विश्वास दिलाता हूं। यूपीएससी के पैटर्न को सोचिए, समझिए, न केवल ज्योग्राफी, जीएस, बल्कि मेरे जैसे शिक्षक जो ऑप्शनल में 20 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है एक ऐसे गंभीर शिक्षक, ऐसे गंभीर संस्थान की जो विषय की न केवल पकड़ रखता हो, बल्कि उसकी डेप्थ को यूपीएससी के डेप्थ के साथ मैच करने में सक्षम हो, बल्कि कहीं कहीं वह यूपीएससी से 2 कदम आगे सोचने में सक्षम हो। क्योंकि अगर हम यूपीएससी का पीछा करेंगे तो कभी भी हमारा यूपीएससी नहीं होगा। हमें यूपीएससी की सोच से 2 कदम आगे रखना होगा, ताकि हम ऐसे तथ्य भी पढ़ें, ऐसे कॉन्सेप्ट भी पहले से तैयार रखें जो यूपीएससी ने अब तक पूछा नहीं है, वो पूछने वाला है। ये तैयारी का तरीका है। ठीक जिस तरह से आप भौतिक भूगोल पढ़ते हो, यहां से क्वेश्चन समुद्र विज्ञान से प्रश्न आया। हाँ, जलवायु विज्ञान से एक और प्रश्न देखिए, जलवायु परिवर्तन में मानव की भूमिका। जलवायु परिवर्तन पे कई सवाल आते रहते हैं, तो जलवायु परिवर्तन की अच्छी समझ भी रखनी है। आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे सवाल हैं। समुद्र विज्ञान, यहां से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। यहां से प्रश्न आया, सागरीय जलधाराओं के प्रभावों को बताएं। इसी को थोड़ा बड़ा करके पूछा गया। तो ओशन करंट कैसे जलवायु और आर्थिक प्रभाव उत्पन्न करती है, उसकी विवेचना करनी है। पूछा गया जलधाराओं की उत्पत्ति की प्रक्रिया को समझाएं। दोनों सीधे सीधे प्रश्न हैं, लेकिन कहते हैं कि जब प्रश्न सीधा होता है तो कम शब्दों में आंसर राइटिंग करने की चुनौती बढ़ जाती है। तब यहाँ जिस बच्चे की अपनी भाषा पे पकड़ है, वो इतनी सारी बातों को कम शब्दों में लिख सकता है, और इतनी सारी बातों को, छोटी सी बातों को अधिक शब्दों में भी लिख सकता है। तो आप में ये क्षमता होनी चाहिए कि अपने कॉन्सेप्ट और अपने न्यूमेरिकल फैक्ट के आधार पर आप किसी प्रश्न को, यदि बड़ा आंसर चाहिए तो बड़ा लिखे, निबंध चाहिए तो निबंध में लिख सके। और यदि निबंध जैसा मैटर आपके पास है और आपको 100 शब्दों में बताना है, 150 शब्दों में बताना है, तो आप वहां भी आंसर देने में सक्षम हो, चाहे 50 शब्दों में क्यों ना पूछ दिया जाए, या ऑब्जेक्टिव में वैकल्पिक टिक मारने के लिए क्यों ना पूछ दिया जाए। आपने क्षमता डेवलप करनी होगी आपको, और तभी यूपीएससी आपका है। और आपके सपने हैं, आपको पूरा करने हैं, आपको ताकत लगानी है। हम जैसे शिक्षक सूत्रधार होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, आपकी राह में खड़े होते हैं, राह दिखाते हैं, राह के कांटे भी बुनते हैं, पत्थर भी उठाते हैं, लेकिन हम आपके साथ पत्थर और कांटे बुनते हुए वहां तक नहीं जा पाते, क्योंकि हमारे ऊपर और भी बच्चों की जिम्मेदारियां होती हैं। हमने आपको राह दिखा दिया, कांटा निकालना सिखा दिया, पत्थर हटाना सिखा दिया, पत्थर पे चलना सिखा दिया। अब आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है कि आप आगे खुद पत्थर उठाएं, पत्थर पे चलना सीखें, कांटों को छांटें, और अपने लिए जगह जगह से फूल चुनते हुए यूपीएससी के पास जाए और कहिए, मैं आपके लिए एक शानदार सा, खूबसूरत सा, सुगंधित फूल लाया हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं आपकी कुर्सी पर बैठूं। यही है यूपीएससी, और यही आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। आप ऐसा करिए, मैं कहता हूं आप आईएएस बनोगे। आपको आईएएस बनने से, आईपीएस बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा वादा है। आप पढ़िए तो सही सिलेबस को ढंग से। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। समुद्र विज्ञान में कई सवाल पूछे गए। ऐसे ही भारत का भूगोल,
पीटी और मेंस दोनों के लिए समान रूप से। इसमें भी भारत की भौतिक विभाजन, जैसे भारत का भौतिक पक्ष, भारत की जलवायु और मेनली भारत का मानसून सहित जितने भी जलवायु के पक्ष हैं, सब कुछ, भारत में उष्ण चक्रवात, भारत में पछुआ विक्षोभ, भारत में ऋतुएं, वर्षा की परिवर्तनशीलता और मानसून को प्रभावित करने वाले जितने कारक हो सकते हैं, चाहे वह जेट स्ट्रीम हो, अल्नीना हो, लानीना हो, एंसो हो, चाहे वह इंडियन ओशन डायपोल हो, चाहे और भी जितने फैक्टर, वाकर चक्र, हेडली चक्र, सब कुछ, और चाहे वह मैडन ऑसिलेशन हो, जितने भी हो सकते हैं फैक्ट, अलीना का रिपोर्ट पढ़िए, दिसंबर में आता है, अप्रैल में आता है, आपको गूगल पे उपलब्ध है। आप मानसून डालेंगे, बहुत सारे तथ्य आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। रिसेंट एक्सपेरिमेंट इन मानसून, रिसेंट नॉलेज इन मानसून, रिसेंट कुछ भी करके डालिए, आपके पास तथ्य ही तथ्य आना शुरू होगा। आप मानसून को ढंग से पढ़िए, मानसून का प्रेडिक्शन कैसे करते हैं ये जानना होगा। मानसून का चेतावनी प्रणाली क्या है वर्तमान में, मानसून को हम कैसे जान पाते हैं, भविष्यवाणी कैसे करते हैं, आकलन कैसे करते हैं। तो 3D मॉडल क्या, थ्री डायमेंशनल जो मॉनसून के मेजरमेंट का प्रेडिक्शन का मॉडल है, उसको जानना होगा। पहले का मॉडल क्या था, 16 पैरामीटर मॉडल क्या है, आज 3D मॉडल क्या है। त्रिविमीय मानचित्रण मेथड कहलाता है, विधि कहलाती है। तो 3 डायमेंशनल मैपिंग मेथड जो है वर्तमान में मॉनसून के प्रेडिक्शन का मॉडल है, तो आपको जानना चाहिए। मतलब आपको मानसून पढ़ रहे हो बच्चों, तो मानसून का हर चीज जानिए, मानसून का आगमन, मानसून का निवर्तन, मानसून का ठहराव, मानसून की लौटती हुई मानसून, क्या उत्तरी पूर्वी मानसून को ही लौटती हुई मानसून कहते हैं या गलत अवधारणा है, समझना होगा। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, तो आप जो पढ़ो उसको डिटेल पढ़ो। जलवायु, भारत की मिट्टी, विश्व की मिट्टी के साथ मिलाकर पढ़ें आप, या भारत की मिट्टी पढ़ते से विश्व की मिट्टी की बात कर लें। जैसे भी भारत में वनस्पति, भारत में अफवाह, नदियां, कई तरह से नदियों से क्वेश्चंस आते हैं। यहां नदियों का उद्गम मुहाना नहीं पढ़ना है केवल, कि नदी कहां से निकलती है, कहां गिरती हैं, नदियों की कितनी सहायक नदियां हैं, कौन कौन से बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई हैं, कौन कौन से बांध हैं, बांधों का नाम कहां है, जवाहर सागर बांध कहां है। ऐसे केवल नाम नहीं रटने हैं आपको ड्रेनेज पैटर्न समझना है। हिमालय की नदियों का अफवाह प्रतिरूप, प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का अफवाह प्रतिरूप, नदियां डेल्टा क्यों बनाती हैं, एस्चुरी क्यों बनाती हैं, नदियां क्यों अरब सागर में गिर रही हैं, क्यों बंगाली खाड़ी में गिर रही हैं, क्यों नदियां समुद्र में नहीं जा पा रही हैं। जैसे अरावली की मैक्सिमम नदियां अंतः प्रवाह, इनलैंड ड्रेनेज का एग्जाम्पल है। भावर प्रदेश की नदियां इंटरमिटेंट आंतरायिक प्रवाह का एग्जाम्पल है। समझना होगा आपको नदियों को ढंग से, तो नदी से संबंधित क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। इस तरह की बातें भारत के भौतिक भूगोल में पढ़ते हो, ठीक है। वापस आते हैं, मतलब इसके अंतर्गत भी चीजें हैं बहुत सारी। तो भौतिक भूगोल एक व्यापक पार्ट है, और कहा जाए तो ये 70% सिलेबस यही कवर करता है, पूरा का पूरा। और बाकी जो एरियाज हैं वो बाकी विषयों से जुड़ जाते हैं सीधे सीधे, इंडियन इकोनॉमी से, डिजास्टर से, इन्वायरमेंट से। हालांकि उसकी तैयारी भी यहाँ हो जाती है, जैसे भूकंप यहाँ पढ़ते हो, सुनामी पढ़ते हो, चक्रवात पढ़ते हो, तो भी तो डिजास्टर ही है, यहाँ से शुरुआत हो जाती है, और वही फिर दोबारा भी लिखा हुआ है। आगे दिखाता हूँ। तो विश्व के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उद्योगों के स्थापित करने के लिए जिम्मेवार कारक, ऐसे बहुत अप्लाइड टॉपिक है यहाँ पे। संसाधन की संकल्पना, संसाधनों का वर्गीकरण, न्यूमेरिकल फैक्ट जैसा कॉन्सेप्ट भी है। पारंपरिक, गैर पारंपरिक, पुनरुपयोगी, गैर पुनरुपयोगी, ऐसे संसाधनों का वर्गीकरण यहाँ से क्वेश्चन पीटी में आते हैं। दुर्लभ संसाधन, सर्वसुलभ संसाधन, सामान्य संसाधन, पूरी संसाधनों की संकल्पना, संसाधन संरक्षण क्या है, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग क्या है, मानव की संसाधन उपयोग की नीति क्या रही, महाद्वीपीय संसाधनों के उपयोग में हम कैसे
पर्यावरण की समस्याओं को उत्पन्न करने में के लिए जिम्मेवार होते चले गए? और क्या सागरीय संसाधन कितनी संभावनापूर्ण हैं? और क्या सागरीय संसाधनों के उपयोग से पर्यावरणीय समस्या नहीं उत्पन्न हो रही हैं? पूछा था ना, समुद्री मृत क्षेत्र, डेड जोन की संकल्पना को बताइए क्या है। तो पूरा संसाधन, पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, जीवाश्म ऊर्जा संसाधनों के उपयोग से क्या समस्याएं उत्पन्न हुई? परमाणु ऊर्जा के उपयोग से जो बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है, इसके बावजूद भारत जैसे देश एक मजबूत परमाणु नीति पर काम कर रहे हैं। एक तरफ विकसित देशों में परमाणु ऊर्जा ह्रासोन्मुख है, उसको रोका जा रहा है, रिएक्टर बंद किए जा रहे हैं, और भारत में एक मजबूत परमाणु नीति पे हम काम कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि परमाणु ऊर्जा से हम 20,000 मेगावाट विद्युत ऊर्जा प्राप्त करें शीघ्र ही। तो क्या है भाई, आखिर भारत क्यों, क्या भारत चिंतित नहीं है परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न समस्याओं को लेकर? क्या भारत गंभीर नहीं है कि परमाणु ऊर्जा जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है? तो फिर भारत मजबूत परमाणु नीति पर काम क्यों कर रहा है? और ऊर्जा उसमें अहम रोल उत्पन्न कर रहा है, अर्थात हमारा लक्ष्य है कि हम परमाणु ऊर्जा का विकास करें। तो ऐसे तमाम सवाल, पूरा एनालिटिकल है, रटना नहीं है केवल कि यूरेनियम कहाँ है, पता होना चाहिए यूरेनियम दुनिया में कहाँ कहाँ है। नहीं नहीं नहीं, सेल गैस नया नया पता चला, सेल गैस, इतना ज्यादा ऊर्जा उसमें है। चाइना के पास सर्वाधिक भंडार है, अमेरिका के पास उससे कम भंडार है, लेकिन अमेरिका उसका दोहन करता है, उपयोग करने लगा है, उसके पास तकनीकी है। और अमेरिका ने पेट्रोलियम की आयात को कम कर लिया था, दुनिया में पेट्रोल की कीमत इसी कारण गिरी थी। पूरी एक पॉलिटिक्स, पूरी बात एक साथ समझनी है। तो भारत के पास सेल गैस कितना है? भारत के पास 50 वर्षों का सेल गैस है। तो क्या भारत सेल गैस को निकालने में सक्षम है? अन्वेषण कितना है, अनुसंधान कितना है, क्या चुनौतियां हैं? आखिर हमारे पास 50 इयर्स का भी सेल गैस है, तो 50 साल के लिए उसको भाई दोहन करें, उपयोग करें, क्षमता डेवलप करें, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे तमाम सवाल। अब यहां पे जियोपॉलिटिक्स भी आता है। दक्षिण चीन सागर में इकोनॉमिक जियोपॉलिटिक्स है, वहां इको जियोपॉलिटिक्स है, आर्टिक सागर में इको जियोपॉलिटिक्स है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे गैस हैं, पेट्रोल के भंडार हैं, सेल गैस हैं। दक्षिण चीन सागर में भी, अंटार्कटिका आर्टिक सागर में बहुत ज़्यादा प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। स्वाभाविक है, दुनिया चाहेगी कि हम इस पर अपना अधिकार बनाएं। तो ऐसे क्षेत्र भूराजनीतिक दबाव के क्षेत्र बन जाते हैं। अब आर्टिक सागर से भारत को सीधा सीधा संबंध नहीं है, हम वहाँ पे अनुसंधान कर नहीं सकते, जा नहीं सकते। तो भारत वहाँ के संसाधनों में अपना क्या हित देखता है, ये भी क्वेश्चन बना कि अगर आर्टिक सागर के संसाधन का दोहन होता है तो भारत को तो पर्यावरणीय नुकसान ज़्यादा है, आर्थिक नुकसान तो चूंकि हम उस पर दावा ही नहीं कर पा रहे हैं, तो पर्यावरण का भी नुकसान हुआ और आर्थिक लाभ भी नहीं मिला। तो भारत क्या चाहता है, हर बिंदु पे सोचना है बच्चों। जिस दिन हिंदी माध्यम का अभ्यर्थी या इंग्लिश मीडियम का भी सही, ये वीडियो आप कोई भी देख सकते हैं। इस देश में, उत्तर भारत में कम से कम हिंदी भाषा को हर व्यक्ति, हर बच्चा समझ सकता है। लेकिन बात मैं हिंदी की कर रहा हूं तो हिंदी माध्यम की कर रहा हूं कि हिंदी माध्यम के बच्चों को समझना होगा, दुनिया के हर घटनाओं से रूबरू ही नहीं होना है, उसका एनालिसिस करना है, भारत को केंद्र में रखकर सोचना है और दुनिया को भी केंद्र में रखकर सोचना है, तब बात बनेगी। क्या आपको पता है कि आज कोरिया, जापान, रसिया जैसे कई देश बेरिंग सागर से आर्टिक सागर होते हुए अटलांटिक सागर पहुंच रहे हैं। एक नया रूट डेवलप हो गया, ओशन रूट, उसे ओशन डीप सी रूट कहते हैं। तो डीप सी रूट डेवलप हो गया कहां? आर्टिक सागर से। जहां लोग सोचते थे इतने ठंड में परिवहन कैसे होगा, वहां परिवहन हो रहा है। अब बोलिए, आपको पता है, अगर नक्शे का ज्ञान है तो आर्टिक सागर अटलांटिक और प्रशांत को जोड़ती हैं, तो दोनों के बीच की दूरी कम हो गई ना। अभी क्या हो रहा है, प्रशांत महासागर के देशों को पूरा हिंद महासागर होते हुए अटलांटिक महासागर जाना पड़ता है, क्योंकि प्रशांत महासागर के बीच में बहुत दूरी है, वो रूट डेवलप नहीं है। अब जैसे ही आर्टिक सागर का रूट डेवलप हो गया, अब बोलिए उसका लाभ उन लोगों को मिलेगा ना। तो ऐसे तमाम सवाल, जागरूक रहिए, आंखें खुली रखिए, भाषा मजबूत रखिए और विषय के संदर्भ में दिमाग को चंचल रखिए। चंचलता जरूरी है। अरे यहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, अनावश्यक चीजें नहीं। हाँ, अभी आप ये मत सोचिए कि कोई घटना हो गई, कोई मर्डर हो गया देश में, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं। खुद भी जितनी पुलिस नहीं कर रही उससे ज़्यादा हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमें ज़्यादा चिंता है। समय बचाइए, वो आपके लिए न्यूज़ है, आपके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है। न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन में अंतर समझना सीखना होगा। आप
टेलीविज़न देखते हैं, आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है अपने लिए। न्यूज़ ज़रूरी है ताकि आप जान सके समाज में, देश में क्या हो रहा है। इंफॉर्मेशन लेना है आपको, इंफॉर्मेशन आपका कंटेंट है, ताकि आप यूपीएससी में उसका उपयोग करके आप बेहतर आंसर राइटिंग कर सकें और प्रीलिम्स में आप आंसर दे सकें, विकल्प को सही गलत की पहचान कर सकें। आपको क्षमता डेवलप करनी होगी, आप बहाना नहीं कर सकते, सब कुछ सामने है। ठीक, अब नीचे देखिए, भूकंप, सुनामी, ये तो ऊपर ही पड़ चुके होते हैं, ज्वालामुखी, चक्रवात, भूभौत की घटनाएं, जल के स्रोत, हिमानिया, वनस्पति, जीव जंतु के जगत में परिवर्तन, जैविकता ह्रास जैसे, तो यह इन्वायरमेंट जुड़ गया, इन्वायरमेंट भी जुड़ गया, आपदा प्रबंधन भी जुड़ गया। तो आप देख रहे हैं भूगोल के साथ कहां कहां, यहां पर्यावरण भी जुड़ गया, अर्थव्यवस्था भी जुड़ गई, पर्यावरण भी जुड़ गया, और यहां से आपदा भी जुड़ गए। अब जो बच्चा इस तरह से जोड़ के नहीं पढ़ेगा, बात नहीं बनेगी। और एक ज्योग्राफी का जो गंभीर शिक्षक होता है, उसको ज्योग्राफी की, फिजिकल ज्योग्राफी की जानकारी होती है, साथ साथ वो इकोनॉमी का अच्छा ज्ञाता होता है, साथ साथ वो इन्वायरमेंट का तो एक्सपर्ट होना ही चाहिए। मैं हूं और मेरी किताबें पर्यावरण और पारिस्थितिकी की, संजीव शर्मा आप ढूंढिएगा और आप ज़रूर उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। एक बेहतरीन किताब है हमारी, जो शायद आप तक उसकी सूचना पहुंची है या नहीं पहुंची मैं नहीं जानता, ये आप जब उसे पढ़ेंगे आपको महसूस होगा कि आपका तो पर्यावरण और आपदा प्रबंधन का बहुत सारा राह आसान हो गया। एक सोचने समझने वाली तो है, चीज़ें उपलब्ध हैं, अच्छी किताबें उपलब्ध हैं। हम जैसे साधारण लोगों ने भी अच्छी किताबें लिखी हैं, वो आप तक पहुंचनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। तो एक मैं कहना क्या चाह रहा था कि भूगोल का बेहतर अध्यापक, भूगोल का बेहतर विद्यार्थी, हम लोग भी विद्यार्थी हैं, अध्यापक कुछ नहीं होता, जो सीखता है वो विद्यार्थी है, और हमेशा मैं सीखता रहता हूं। तो एक बेहतर भूगोलवेत्ता जो होता है वो बेहतर अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, पर्यावरणविद और आपदाओं की समझ रखने वाला होता है। वो बेहतर कूटनीतिज्ञ होता है, भू राजनीतिज्ञ होता है, और ये सभी भूगोल ऑप्शनल के विषय में शामिल सब्जेक्ट हैं, जबरदस्ती नहीं होता। एक भूगोलवेत्ता को ये सब पढ़ना ही होता है, और जो जिसने सही अर्थ में भूगोल विषय पढ़ा है वह केवल फिजिकल ज्योग्राफी का मास्टर नहीं होता, वो कंप्लीट, वो नगरीय भूगोल, अर्बनाइजेशन का मास्टर होता है, वो पॉपुलेशन थ्योरी पढ़ाता है, वो कल्चर पढ़ाता है, वह इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाता है। तो एक बड़ा सा खंड ज्योग्राफी के साथ जुड़ता है, इंटरनल सिक्योरिटी, आतंकवाद, क्षेत्रवाद, उग्रवाद। तो आपको ज्योग्राफी पढ़ने वाले शिक्षक, पढ़ाने वाले शिक्षक अगर सही में गंभीर हैं, और ज्योग्राफी पढ़ने वाला बच्चा यदि गंभीर है, तो यूपीएससी के सिलेबस का लगभग 45% वो कवर कर लेता है। अगर वो ऑप्शनल का छात्र है और एक गंभीर छात्र है तो, अगर गंभीर नहीं है तो आप विषय कोई भी रखते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, ये क्लास ये नहीं है कि आप ऑप्शनल रखें तभी भूगोल जान सकते हैं, आपको ये जानना है। निस्संदेह जानते हुए आपको अर्थव्यवस्था से, पर्यावरण से, आपदा से जोड़ना है। यही तो सिलेबस है मेंस का, यही पाठ्यक्रम है मेंस का। पेपर फर्स्ट में यही है, जीएस मेंस में, सी सेट छोड़ दीजिए तो। पेपर थर्ड में इकोनॉमी का 50% से अधिक ज्योग्राफी से है, पूरा इन्वायरमेंट इकोलॉजी ज्योग्राफी का पार्ट है, पूरा का पूरा आपदा प्रबंधन ज्योग्राफी का पार्ट है। तो ज्योग्राफी 45% सिलेबस लगभग कवर करता है। आईआर ज्योग्राफी का पार्ट है, बहुत बड़ा हिस्सा आईआर का ज्योग्राफी से आता है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, और बस 2019 और 2013 के प्रश्नों का में जो अंतर है बेसिक, उसको देखने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट पेपर में पूछ रहा है वैश्विक तापन, देख रहे हैं आप, इसे कहां पढ़ते हो? वैश्विक तापन, वैश्विक तापन पढ़ते हो कहां? आप पढ़ते हो ग्लोबल वार्मिंग इन्वायरमेंट में। लेकिन अब वैश्विक तापन का प्रवाल जीवन तंत्र पर प्रभाव। अब जब प्रवाल संरचना पढ़ते हो तो प्रवाल विरंजन भी पढ़ते हो, कोरल ब्लीचिंग भी पढ़ते हो। कोरल ब्लीचिंग आपको इन्वायरमेंट में भी पढ़ाया जाता है, और जब प्रवाल संरचना हम लोग पढ़ते हैं समुद्र विज्ञान में तब भी पढ़ते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट से उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। यदि भूगोल पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला की पकड़ अच्छी है तो देख रहे हैं इन्वायरमेंट और दोनों को जोड़ करके उदाहरणों के साथ आकलन कीजिए। उदाहरण भी हैं, सब कुछ है, पढ़ाया जाता है। गंभीर बच्चा इस प्रश्न का उत्तर शानदार लिखेगा। कोरल ब्लीचिंग का उसको पता है, और भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है ग्लोबल वार्मिंग से, उसको पता होगा। दूसरा प्रश्न, मैंग्रोव
मैंग्रोवों के रिक्तीकरण, मैंग्रोव क्षेत्र जो है वो घट रहे हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट में ह्रास हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उस पर कारणों पे चर्चा कीजिए, कारणों पर चर्चा करें। तो मैंग्रोव आप वन संसाधन में पढ़ते हो, मैंग्रोव जैव विविधता में भी पढ़ते हो, क्योंकि मैंग्रोव जैव विविधता का क्षेत्र होता है, वहां जीव जंतुओं का आवासीय क्षेत्र होता है। तो आप दो जगह पढ़ रहे हो। पूछा गया कहां? फर्स्ट पेपर में। फिर पूछ रहा है तटीय पारिस्थितिकी के अनुरक्षण करने में इसके महत्व को बताइए कि मैंग्रोव किस प्रकार तटों की सुरक्षा प्रदान करता है। तो विभिन्न आपदाओं से करता है, समुद्री धाराओं तरंगों से तटों को कटने से रोकता है, मृदा के अपरदन से रोकता है, सुनामी के धार को रोकता है, सुनामी के जल के प्रहार को रोकता है, साइक्लोन को कमजोर करता है, और भी कई बातें हैं। इतना शानदार प्रश्न है, बच्चे को अगर आना है। अब बोलिए फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी में यह है 19 का प्रश्न, 2019 में क्वेश्चन, कुछ भी पैटर्न नहीं बदला। मैं जो कह रहा हूं आप सब पढ़िए। कभी हो सकता है कि पूरा का पूरा फिजिकल पूछ दे पेपर फर्स्ट में, और कई बार पूरा का पूरा अप्लाइड करके पूछ दे, जो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और डिजास्टर से जोड़ करके और साथ साथ इकोनॉमी से जोड़ करके प्रश्न पूछ दे। यूपीएससी की को जैसी इच्छा होगी पूछेगा, आप पूरी तैयारी करके जाइए। आइए जल प्रतिबल। अब जल प्रतिबल लिख दिया, बच्चा परेशान है, लेकिन बगल में चलो वाटर स्ट्रेस भी लिख दिया। जल प्रतिबल, वाटर स्ट्रेस क्या होता है? जलाभाव की समस्या, जलीय संसाधनों पर मानव के दबाव और जलाभाव की समस्या, अर्थात प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में कमी आना और जल संकट की स्थिति का उत्पन्न होना, चाहे सिंचाई के लिए चाहे पेयजल के लिए। भारत में एक सामान्य समस्या है। ये आप कहाँ पढ़ते हैं? ये आप आपदा प्रबंधन में, जब बाढ़ सूखा पढ़ाता हूं तो सूखा पढ़ते समय भी, जब आप सिंचाई पढ़ते हैं एग्रीकल्चर में तब भी, जब मानसून पर निर्भरता पढ़ते हैं तब भी, कृषि का पिछड़ेपन पढ़ते हैं तब भी, और जब जल संसाधन पढ़ते हैं तब भी, वाटर स्टेस पढ़ते हैं, सिंचाई की योजनाओं को पढ़ते हैं। तो एक ही चीज कई जगह पढ़ते हैं आप। यही भूगोल की खासियत है, कई जगह पढ़ते हैं। आप इंटरलिंक कीजिए और जवाब दीजिए। भारत में किस प्रकार और किस कारण प्रादेशिकता भिन्न भिन्न है, अर्थात भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वाटर स्टेस में क्या विशेषताएं, क्या अलग अलग है, एक दूसरे से किस तरह से डिफर करता है। तो आप हिमालय, बुंदेलखंड से लेकर के दक्षिण भारत तक चलिए, आप अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात, पोरबंदर गुजरात तक चलिए। अब आप बताइए एग्जाम्पल्स दे करके, पढ़ा हुआ बच्चा। तो अब देख रहे कोई भी क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी से नहीं है, भी दिख रहा है, डायरेक्ट है फिजिकल से, नहीं डायरेक्ट फिजिकल नहीं है। फिर पूछ रहा है पर्वत पारिस्थितिक तंत्र। बोलिए, सीधा इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग कर रहा है। पर्वत पारिस्थितिक तंत्र को विकास पहलू और पर्यटन के ऋणात्मक प्रभाव को किस प्रकार पुनर्स्थापित किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, मैं सिंपल करता हूं। जो पारिस्थितिक तंत्र है पर्वत के, उसके विभिन्न जो पक्ष हैं, पहलू हैं, उसको पर्यटक के जो दबाव से उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, उससे कैसे बचा सकते हैं, कैसे उसको पुनर्स्थापित कर सकते हैं। तो यहां सीधा सीधा माउंटेन इकोसिस्टम और इको टूरिज्म के अंतर संबंधों को समझना है। पारिस्थितिकी, पर्यटन, इको टूरिज्म, दोनों के मध्य कैसे हम संतुलन स्थापित करें, इको टूरिज्म के सही भाव को यहां कैसे यूज करें, टूरिज्म को इको टूरिज्म में कैसे बदलें, और किस प्रकार का माउंटेन इकोसिस्टम मैनेजमेंट करें। जब आप इकोसिस्टम पढ़ोगे तो इकोसिस्टम मैनेजमेंट भी जानोगे, पारितंत्र प्रबंधन समझोगे, तो बहुत अच्छे से इसका आंसर दोगे। यह आपदा प्रबंधन का भी है, और यह सवाल ऐसे ही है बच्चों। अब देखिए, अर्बन ज्योग्राफी, दक्ष और किफायती एफोर्डेबल शहरी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली किस प्रकार भारत के द्रुत आर्थिक विकास की कुंजी है। एक ऐसा परिवहन प्रणाली जो शहरों में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के रूप में डेवलप किया जाए। तो देखिए क्वेश्चन, आप फिर से मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहा हूं, उद्देश्य है कि क्वेश्चन का पैटर्न देख रहे हैं, फर्स्ट पेपर में पूछा जा रहा है प्रश्न, और परिवहन प्रणाली से जोड़ करके। और परिवहन कहाँ है? पेपर थर्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर में। जब इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ाता हूं तो सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के महत्व को बताता हूं, और नगरों में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के विकास के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इस पे बात की जाती है। और इसमें जो सरकार की नीति आई थी, नीति एक आई, अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी आई, कि वाहनों की अधिक आवाजाही की बजाय यात्रियों की आवाजाही पर बल देना। यह भी क्वेश्चन पूछा है किसी वर्ष। वाहन ज्यादा नहीं हो, यात्री ज्यादा हो। ये कब होगा? जब सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विकसित होंगी और लोग उस पर बैठेंगे। बोलिए, तेल भी खर्च,
कम खर्च, पर्यावरण भी शुद्ध, सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या भी नहीं, और नगरीय पॉल्यूशन नहीं, और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली होने से सरकार के खाते में पैसा भी गया। निजी वाहन ज़्यादा उपयोग नहीं होने से हमारा ऊर्जा का संरक्षण भी हुआ। नहीं तो एक गाड़ी में एक व्यक्ति बैठा होता है, जितना ऊर्जा हम खर्च करते हैं उसकी तुलना में हमारा लाभ बहुत कम है। एक बस हो सुंदर सा, एक मेट्रो का डब्बा हो, उसमें अधिक लोग बैठेंगे और कम ऊर्जा में हम ज़्यादा परिवहन करेंगे और पर्यावरणीय अनुकूल परिवहन करेंगे, कम क्षति पहुंचाएंगे। तो इस तक की अवधारणा फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन से आप जानिए। एक क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा, महासागरीय धाराएं और जलराशियां कैसे जीवन और पर्यावरण को प्रभावित करती है। फिर पर्यावरण आ गया। आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन में पर्यावरण आ रहा है। तो अगर कोई यह सोचता है कि मैं भूगोल पढ़ाऊंगा, पर्यावरण नहीं पढ़ाऊंगा, तो गलत है। भूगोल का शिक्षक ही पर्यावरण पढ़ाएगा और भूगोल के शिक्षक को ही पर्यावरण आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो गलत है। पर्यावरण के शिक्षक जो है उसको भूगोल आए गारंटी नहीं है, लेकिन जो भूगोल पढ़ाएगा उसको पर्यावरण आनी चाहिए, कि क्वेश्चन सब जोड़कर पूछा गया, पूरा का 8 प्रश्न जोड़कर पूछा गया। इसी तरह के पैटर्न है। 2013 में आई तो एकदम पैटर्न उल्टा हो गया। उल्टा नहीं, ये पहला एग्जाम यही था 2013 न्यू पैटर्न पर। तो यहाँ देखिए एकदम पलट गया। पलटने का मतलब क्या है सिलेबस से ही, बस यहाँ फिजिकल ज्योग्राफी को सीधे सीधे पूछने की कोशिश की गई, और बाकी 2019 में जो अभी खत्म हुआ एग्जाम पिछले साल, उसमें सबको अप्लाइड कर दिया गया। टॉपिक वही है, बस सबको जोड़ दिया गया, लिंक कर दिया गया, और आपको पढ़ना है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, महाद्वीपीय विस्थापन पूछा गया। भारत के पूर्वी तट पर हाल ही में आए चक्रवात फाइलिन पूछा गया, 2013 में आया था। सीधे क्वेश्चन है। पूछा गया तापदीप, उस हीट आइलैंड पूछा गया। तापीय व्युत्क्रमण पूछा गया। सीधे सीधे क्वेश्चन देख रहे हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन है। 2013 में पूछा गया मरुस्थल 20 से 30 डिग्री अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिम की ओर क्यों स्थित है। सीधा प्रश्न है। पूछा गया पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में भूस्खलन। सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया। देखो लैंडस्लाइड कहाँ पढ़ते हो आप, आपदा प्रबंधन में, यहाँ कहाँ पूछा गया, फर्स्ट पेपर में। यही तो समझना है। बच्चे डिवाइड कर दे रहे हैं सिलेबस को। आपके पास ऐसे शिक्षक होने चाहिए, आप जहां पढ़ते हो वहां ऐसे ऐसे लोग जुड़े होने चाहिए जो पढ़ा रहा हो ज्योग्राफी, और उसकी पकड़ इकोनॉमी, डिजास्टर, इन्वायरमेंट, आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी सभी पर हो, ताकि वह ज्योग्राफी के साथ न्याय कर सके। हमें आईआर नहीं पढ़ाना है कि मैं ज्योग्राफी के साथ न्याय करने के लिए मुझे आईआर भी आना चाहिए, और उस ज्योग्राफी का एक बेहतर शिक्षक ही आपको ये दे सकता है। और नहीं दे सकता तो आप खुद पढ़िए। आपको यदि बेहतरीन शिक्षण नहीं मिल रहा है तो आप खुद पे ज़्यादा भरोसा करो, आपका हो जाएगा मैं कहूँगा। लेकिन जो आपको बांध रहा है आंसर राइटिंग के फॉर्म में, बोल रहा है इतने ही शब्दों में आंसर करो, ये भूमिका लिखो या आप इंट्रोडक्शन लिखो, वह क्लास में आता है और क्वेश्चन को फॉर्मेट कर करके लिखाता है, वह आपको सुसाइड करने के लिए बाध्य कर रहा है। भले ये सुसाइड आप वास्तविक जीवन में नहीं करते, लेकिन जिंदगी आपकी जो है तहस नहस हो जाती है। यहाँ बचना है, आपको एकदम बचना है। टॉपिक समझिए, टॉपिक के डायमेंशंस को समझिए, इंटरलिंक कीजिए। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट करके कदापि मत पढ़िए, आप खुद कीजिए। क्वेश्चन उठाइए, ज्ञान आपके पास है। अब किसी क्वेश्चन उठा के देखिए कि हम इसका आंसर लिख पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन क्लासरूम में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट कर कर अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ा रहा है, तो आपके साथ न्याय नहीं कर रहा है। मेरा तो यही मानना है, 20 वर्षों का अनुभव है, बहुत कुछ देखा है। सैकड़ों हजारों छात्रों को सफल होते देखा और लाखों छात्रों को विफल होकर इस देश के किसी कोने में चुपचाप दुबक के भाग जाते हुए देखा, जो आज नज़र नहीं आते, मेन स्ट्रीम में कहीं दिखते नहीं हैं। आपको पढ़ना है ईमानदारी से, लेकिन सही दिशा के साथ। आप मेहनत तो करते हो, लेकिन आपकी दिशा अगर सही होगी तो बात बनेगी। क्वेश्चन का मैंने देखा, दोनों पैटर्न आपको दिखाया। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा नहीं बनाती क्यों? अब देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में बार बार जिक्र करता हूं। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा नहीं बनाती क्यों? क्या पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा नहीं बनाती? क्वेश्चन ही कंफ्यूज कर रहा है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं बच्चों, ये पश्चिमी घाट, ठीक है। भारत का नक्शा हमने अच्छा नहीं बनाया, पश्चिमी घाट बनाना उद्देश्य था मेरा। ये पश्चिमी घाट के पश्चिम से जितनी नदियां निकलती हैं, ये सब बनाती हैं एस्चुअरी। लेकिन इधर से नदी जो निकलती है ना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब तो डेल्टा बनाती हैं। बोलिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा नहीं बनाती, क्या सही कथन है?
अब आंसर लिखने वाला बच्चों ने लिख दिया कि पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुअरी बनाती हैं, और सब कारण एस्चुअरी का गिना कर आ गए, सोचते हैं नंबर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। आपको स्पष्ट करना होगा कि पश्चिमी घाट की पूर्व से निकलने वाली नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, जैसे नाम बताइए। लेकिन पश्चिमी घाट के पश्चिम से निकलने वाली नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं वह डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुअरी बनाती हैं। बात समझ में आ रही है? जिसको डेप्थ होगा वही तो समझेगा। बहुत छोटी सी बात थी। इस क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे ना, पहले इस क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे, इस क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे, फिर हम आंसर देंगे। पश्चिम वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती, क्यों? ये है आंसर। तब आपको मार्क्स मिलेंगे ना। फिर इकोनॉमी से था कि दक्षिण भारत में चीनी मिल खोलने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। स्वाभाविक है, दक्षिण भारत में गन्ना उत्पादक और चीनी मिल मालिक सहकारी संघ बनाकर काम करते हैं। गन्ना में बेहतर उत्पादकता भी है, भुगतान की समस्या भी न के बराबर है। चीनी मिल बताया था गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में ही है, और गन्ना से दूरी अगर चीनी मिल की है तो गन्ना खराब हो जाता है, ढोके लाने में सूख जाता है। तो बहुत सारे कारण हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आज भी है। 1960 के बाद ही ऐसा हो गया था। 1960 के बाद ही उत्तर भारत की चीनी मिल, मतलब उत्तर भारत से चीनी मिल दक्षिण भारत की ओर चीनी उद्योग शिफ्ट होता चला गया। मतलब चीनी मिल शिफ्ट नहीं हुआ, ये कहा जाता है कि दक्षिण भारत में चीनी उद्योग डेवलप होते चले गए, और आज 2/3 से अधिक उत्पादन दक्षिण भारत में होता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन, बचपन से पढ़ा हुआ क्वेश्चन। फिर पूछा गया कि सूती वस्त्र उद्योग जो है अति विकेंद्रीकृत है, क्यों बताइए? अब सूती वस्त्र उद्योग जो है उसका विकेंद्रीकरण करने का मतलब हुआ वो सभी जगह फैला हुआ है। यह उद्योगों के स्थानीकरण के जो सिद्धांत पढ़ने हैं, जो नियम पढ़ने हैं, स्थानीकरण का जो कारक पढ़ना है, वहां से क्वेश्चन है सीधे सीधे। क्योंकि सूती वस्त्र के लिए चाहिए कपास। कपास कहीं भी ले जाइए, आपको उतना ही सूत बनेगा, उतना ही कपड़ा बनेगा। तो आयात कपास का कीजिए या सूत का कीजिए या सूती वस्त्र का कीजिए, आयात लागत में कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना तो कपास खराब होता है, तो आप कहीं भी इसकी स्थापना कर सकते हैं इस उद्योग की। और अधिकांश दुनिया में सूती वस्त्र उद्योग आयातित कपास पर ही आधारित रहे हैं। तो क्वेश्चन एकदम से सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे क्वेश्चन किसी समय का ले लीजिए, कितने सारे प्रश्न हैं। अब यहाँ जीवाश्मी ईंधन की बढ़ती हुई कमी के कारण भारत में परमाणु ऊर्जा का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्यों? और फिर साथ में जोड़ दिया थोड़ा सा कि परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए कच्चे माल का भारत और संसार में बताइए कहां कहां है। वो तो सेकंड फैक्ट हो गया, यूरेनियम कहां कहां है, मोनाजाइट कहां कहां है। भारत में संवर्धित यूरेनियम कम है, अतः हम आयात भी करते हैं, इसलिए भारत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ मिलने की कोशिश करता रहा, उसे पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता रहा, और हम दुनिया के साथ परमाणु समझौता कर रहे हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल, क्यों भाई परमाणु शक्ति चाहिए भारत को? एकदम आसान सा प्रश्न है, इतने कम समय में उत्तर नहीं, लेकिन आसान सा प्रश्न है ये सब। जीवाश्म ईंधन की तुलना में यूरेनियम जो है, परमाणु ऊर्जा है, ज्यादा पर्यावरण के अनुकूल है, और कम समय में ज्यादा ऊर्जा उत्पादन की जा सकती है। और भारत को कम समय में ज्यादा उत्पादन चाहिए, हमारा विकास हो रहा है, ऊर्जा संकट भारत में है, ऊर्जा पर दबाव है, अतः परमाणु ऊर्जा को महत्व दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम चल रहा है 3 चरणों में। हमारे यहाँ यूरेनियम कम है, संवर्धित यूरेनियम कम है, लेकिन हमारे यहाँ मोनाजाइट के बालू में थोरियम बहुत ज्यादा है, और हम थोरियम बेस्ड परमाणु ऊर्जा का उत्पादन जिस दिन करने लगेंगे उस दिन भारत के पास ऊर्जा संकट का समाधान हो जाएगा। बहुत सारे कारण हैं, तो राष्ट्रीय हित भी तो देखने हैं, बहुत सारी बातें हैं। मतलब हम जानेंगे तो बहुत कुछ है लिखने को, यहाँ तो 2 ही शब्द बोला जा रहा है। फिर क्वेश्चन आया शीला गैस, सेल गैस जो है 25 वर्ष के लिए पर्याप्त है। उस समय 25 वर्ष का ही पता चला था, अभी हमने बताया कि भारत में सेल गैस है वो 50 वर्षों के भंडार हमें मिल चुके हैं, और शायद अभी आंकड़ा चेक करो तो शायद और मिल गए हों। तो यही तो है सवाल, यही यूपीएससी। अब 13 का प्रश्न सीधा सीधा, 19 का प्रश्न हमने सबसे पहले पढ़ा, वो क्या किया, एकदम इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, डिजास्टर और इकोनॉमी को मिक्स करके ज्योग्राफी के साथ क्वेश्चन पूछना शुरू किया। मीन्स कहानी वहीं से शुरू होती है बच्चों, कि यदि आपको यूपीएससी करना है तो ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इकोनॉमी
ऐसे विभिन्न टॉपिक को रिलेट करके पढ़ना होगा। IR, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स, वर्ल्ड इको जियोपॉलिटिक्स, सब कुछ मिलाकर पढ़ना होगा, तब जाकर बात बनेगी, तब आप कंप्लीट भी करेंगे। तो मैं फिर एक बार आपसे उम्मीद करता हूं कि सम्यक IAS के प्लेटफॉर्म पर आपको हमारी ये क्लास समझ में आई होगी। अब मेरी भी आवाज़ थोड़ी सी फंस रही है, बहुत सारी रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी बात समझ में आई है और आपको ये बात समझ में आई कि यूपीएससी की तैयारी में मुस्कुराते हुए सही, लेकिन आपको अपनी गंभीरता नहीं खोनी होगी। आपको विषय की गंभीरता, पाठ्यक्रम की गंभीरता, आंसर राइटिंग की गंभीरता आपको हमेशा याद रखना होगा। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं सम्यक IAS के प्लेटफॉर्म पर आप जुड़िए। मैं संजीव शर्मा दिल्ली में पढ़ा रहा हूं और मैं यहाँ जुड़ा हूं संस्था से, तो आप हमारी सेवाएं लेते रहिए, सम्यक IAS की सेवाएं लेते रहिए, यही आपसे उम्मीद है। और यूपीएससी क्रैक कीजिए, हमारी शुभकामना है, आशीर्वाद है। लेकिन शुभकामना आशीर्वाद तभी काम आती है जब हम कर्मयोग पर भरोसा करते हैं, सही दिशा में कर्मयोग, और आपकी मंजिल आपके पास। जय हिंद, जय भारत, शुभकामनाओं के साथ मैं आपका संजीव शर्मा। बाय बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच।